द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है या नहीं? आयतन निश्चित, क्या फिक्स नहीं रहता? आकार। उसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन वॉल्यूम, आयतन तो निश्चित रहता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। शेप, आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाती है। द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है, पात्र बोले तो बर्तन, पॉट, द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। वह उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है, द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, और इनका आकार बदलता रहता है। अतः ये तरल होते हैं। अतः ये तरल होते हैं। पैराग्राफ, द्रव अवस्था में कण, द्रव अवस्था में कण ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और गति कर सकते हैं। और गति कर सकते हैं। पूर्ण विराम। सामान्यतः द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है। सामान्यतः द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है। नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखिए, इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि अपवाद है एक टाइप का। बर्फ, नोट करके नेक्स्ट लाइन में लिखना, बर्फ, आइस क्या है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ठोस। देखो ब्रैकेट में ठोस, बर्फ ब्रैकेट में ठोस, सॉलिड ब्रैकेट क्लोज। का घनत्व, का घनत्व डेंसिटी, जल ब्रैकेट में लिखिएगा द्रव, से कम होता है। अगली हेडिंग डालिए, गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो निश्चित आकार होता है, उसका ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन, ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैसीय अवस्था में कण
द्रव की अपेक्षा अत्यंत दूर दूर होते हैं। अत्यंत दूर दूर होते हैं और गति करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। और गति करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। अतः गैसों में बहाव होता है। गैसों में बहाव होता है और ये तरल होती हैं। पैराग्राफ, गैसीय अवस्था में कणों की गति गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित 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 मतलब अपन लोग जो चल रहे हैं, कहीं पे चलते हैं, नॉर्मली हम अनियमित गति करते हैं या नियमित? डिपेंड है कि कौन है ना, कौन चल रहा है। अनियमित गति मतलब कैसे भी जा रहे हैं, ऐसे 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 घूम रहे हैं। और नियमित गति मतलब नॉर्मली जैसे इंसान चलता है वैसे। अब आप ऐसे ऐसे तो नहीं खेलते, हाँ खेलते थे हम बचपन में। इंसान सब कुछ कर सकता है, वो नियमित गति भी कर सकता है, अनियमित। लेकिन गैसों की गति हमेशा रहती है। ऐसा नहीं होता कि वो उड़ रही है तो सीधा ही जाएगी बिल्कुल, है ना। वो इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, उसको जहाँ जाना होगा वो चली जाएगी। वही मतलब है अनियमित, है ना। उसका जो पास है वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है। क्या लिखा मैंने? अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अत्यधिक तीव्र होती है। ये तीनों जो लिखवाए हैं और इसके पहले भी जो लिखवाया है, इसको एक बार पढ़ के देखिए। लिखने का अभी कंप्लीट हो गया, इसको एक बार पढ़ के देखिए। कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है आपको, कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। पूरा एक बार पढ़ के देखो अच्छे से, 2 मिनट। कोई कन्फ्यूजन मत रखना, कुछ भी पूछना है ऐसा नहीं सोचना कि ये बता दिया है मैडम ने तो दोबारा नहीं बताएंगे, है ना। कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, पूछो। न्यूक्लियर फिजन, हाँ तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, कम सुनाई देने लगा है क्या? क्या नहीं बनता?
लैब में कर सकते हैं ना, परमाणु जो परीक्षण होता है वो लैब में, लेकिन उसके लिए बहुत ऐसी जगह चाहिए कि फूटे फाटे तो भाई पास में ना हो। इसलिए तो देखो राजस्थान का पोखरण एकदम साइड में, जहाँ पे ना जनसंख्या नहीं होती, एक ऐसी लैब नहीं, खुला वातावरण चाहिए, क्योंकि आप बम बना रहे होते हो। मतलब एक बहुत बड़ी टाइप की अभिक्रिया होती हैं ये दोनों, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न दोनों। नाभिकीय विखंडन में तो छोटे छोटे जो परमाणु बम वगैरह बनते हैं ना, सॉरी भट्टियाँ जो बनती हैं है ना, और छोटे छोटे जो बम बनते हैं वो उस अभिक्रिया पर काम करते हैं। लेकिन जो बड़े परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाते हैं जो बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं, वो नाभिकीय संलयन, क्योंकि दो खतरनाक परमाणुओं को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, फिर उसकी शक्ति का क्या करना है, परीक्षण करना है। बना तो आपने लिया, जैसे पढ़ तो आपने लिया और पेपर ना दो, तो बताओ पढ़ने का क्या मतलब है। तो बना तो आपने दिया, लेकिन उसका क्या करना पड़ता है, टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो टेस्टिंग के लिए आप देखोगे तमिलनाडु में श्रीहरिकोटा सतीश धवन आंध्रा पे, है ना, तमिलनाडु में कलपक्कम वाला, है ना, इस तरफ केरल में थुम्बा भी लगा हुआ है। वो रॉकेट परीक्षण केंद्र प्लस वो भी होते हैं, जैसे राजस्थान का पोखरण है वो मेनली परमाणु परीक्षण केंद्र। एक तारापुर सुना होगा आपने महाराष्ट्र में, है ना, वो भी। तो ऐसी किसी जगह पे लगाए जाते हैं। एक तो लैब में कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैब भी ऐसी होना चाहिए कि जहाँ आसपास आपको खतरा ना हो। बहुत बड़े, जैसे जापान वाला अभी अपन ने पढ़ा था ना, हिरोशिमा और फुकुशिमा, है ना, वो इसी का रिएक्टर लगा हुआ था समथिंग, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पर, मतलब वो कोई उत्पादन की इकाई थी ना, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा हुआ कि सोचो आज तक जो हादसा हुआ था ना, वहाँ की जो गैसें लीक हुई हैं आज तक की, वो वहाँ की जनसंख्या जो है, वहाँ की जनरेशन कहीं ना कहीं से विकलांग होती ही है। लेकिन जापान है। आज के बच्चे भी कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि वो डीएनए में चला गया है, उनकी जो विकृति है ना उससे हुई है, वो डिफेक्ट उसके डीएनए में चला गया है। तो जो बच्चे भी पैदा होते हैं तो वो ऐसी कोई विकृति लिए हुए पैदा होते हैं। पता चला कोई अंधा हो रहा है, कोई बहरा हो रहा है, किसी के 2 हाथ हैं तो किसी के 3 हैं, इस टाइप से। हाँ, अभी भी ये नुकसान करते हैं ये चीज़ें, रेडिएशन निकलती है ना, क्योंकि सोचो आपकी सूर्य से आने वाली, सिर्फ अपन धूप में निकल जाओ तो कितना रेडिएशन होता है। 2 दिन निकल जाओ, खड़े रहो जरा 2 घंटे धूप में, 2 घंटे क्या 15, हम जैसे लोग तो 15 मिनट खड़े रहें तो समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे तो वो तो सूर्य की है ना, इतने दूर है, 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर दूर है ना। तो फिर तो आप पास में करोगे, और रेडिएशन ऐसा निकलता है कि वो सीधा आपके मतलब इंटरनल बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की ज़रूरत होती है। फिजन अभी पढ़ेंगे ना अपन, जब परमाणु पढ़ लेंगे फिर उसकी नाभिकीय संलयन सब पढ़ेंगे लास्ट में। लेकिन जब तक आपको परमाणु नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं क्लियर होगा, क्योंकि मैं ये बताऊंगी न्यूक्लियर फिजन ये है कि एक परमाणु को तोड़ेंगे, 3 की चेन बनती है, फिर ये टूटेगा, फिर ये 3 बनती जाएगी, ये 3 बनती जाएगी। ये अनलिमिटेड मतलब अनियंत्रित टाइप की होती है, अनलिमिटेड होती जाती है। ये अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है ना। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ऐसे समझो, सिंपल ऐसे समझो कि फिजन क्या है, किसी चीज़ को आपने तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा, टूटता जा रहा है, तो इसका मतलब होता है टूटना। नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब क्या, टूटना। बड़ा परमाणु क्या होता है, छोटे छोटे भागों में टूट रहा है ना, तो वो छोटी छोटी क्षति करेगा, थोड़ा सा कम क्षति करेगा। लेकिन नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। तो छोटे छोटे परमाणु मिलकर क्या करेंगे, बड़े नाभिका या बड़े परमाणु का निर्माण करेंगे, उसे कहते हैं संलयन। सीधा सा सिंपल वर्ड्स का मीनिंग याद रखो, विखंडन मतलब होता है टूटना और संलयन मतलब होता है जुड़ना। फ्यूज़न मतलब होता है जुड़ना, फिजन मतलब होता है टूटना, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक आएगा, थोड़ा सा होने दो केमिस्ट्री, है ना। और पूछो, लड़कियों को कुछ नहीं पूछना। चलिए आ जाइए तो फिर समझने में। परमाणु यही कर रहे थे ना, अब कल लिख लेंगे, हो गया लिखने का, समझ लो। तब अवस्थाएं हो गई, फिर अपन को अब रासायनिक अवस्थाएं करना है, वो कल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे।
थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ पुराना, फिर इसी को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है बताओ, सबसे पहले किसने बताया? कणाद ने। कणाद ने क्या बताया? महर्षि कणाद ने कि दुनिया का जितने भी पदार्थ हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। महर्षि कणाद जी ने उसे क्या नाम दिया था? कण। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि दुनिया के सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं और ये कण अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ये सूक्ष्म कण हो गए। लेकिन महर्षि कणाद जो थे इसका प्रॉपर प्रचार प्रसार या दुनिया को समझाने में विफल रहे। वो समझा नहीं पाए कि हाँ ये पदार्थ है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। फिर आए कौन? जॉन डाल्टन। डाल्टन ने क्या समझाया? इसी कण को उन्होंने नाम क्या दे दिया? एटम, जिसकी हिंदी क्या होती है? परमाणु। इन्होंने बता दिया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है और इसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। फिर जब आगे और थोड़ा थोड़ा रिसर्च हुई तब पता चला कि नहीं, परमाणु को और अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है ना। लेकिन ये भी चीज़ है, अब देखो इन्होंने क्या कहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? मेन इनका स्टेटमेंट यही था, सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। और परमाणु को इन्होंने क्या दिया? इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु में और क्या भी हो रहे हैं? प्रोटॉन, और क्या हो रहे हैं? न्यूट्रॉन, और क्या है? इलेक्ट्रॉन भी हैं, है ना। जब इसे तोड़ा नहीं जा सकता तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि परमाणु सबसे छोटा कण है। परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु सबसे छोटी यूनिट है, इकाई ना। डाल्टन का स्टेटमेंट गलत नहीं था लेकिन सही भी नहीं था, है ना। इन्होंने थोड़ी सी वर्डिंग मिस्टेक कर दी, क्या कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है। अब देखो लोगों ने बताया या जो और भी वैज्ञानिक हुए उन्होंने बताया कि इसमें क्या भी हो रहा है? प्रोटॉन भी हो रहा है, न्यूट्रॉन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। मतलब परमाणु सबसे छोटा तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर और क्या भी हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर लोगों ने बताया कि देखो परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, लेकिन परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है। इकाई वो होती है कि जो एक साथ मिलकर काम करती है। मतलब क्या है कि यदि आप इसमें से प्रोटॉन को अलग कर दो, न्यूट्रॉन को अलग कर दो या इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो, किसी एक के बिना भी आपका काम नहीं चलने वाला। जैसे हमने पढ़ा है ना, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, सेल, है ना। लेकिन सेल जो है और भी चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना, अपन पढ़ते हैं, पढ़ाया था ये तो बहुत अच्छे से कितने बार बताया कि सेल में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होता है? राइबोसोम होता है, और क्या होता है? एक न्यूक्लियस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। और क्या होता है बताओ? गोल्जी बॉडी होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोशिका में, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है। हम ये नहीं बोलते कि शरीर की सबसे छोटी जो कहना चाहिए कि वो है कण है, वो क्या है? कोशिका है। कण नहीं है, इकाई है। मतलब ये साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया हटा दें तो गई आपकी कोशिका, है ना। तो वही है कि सबसे छोटा परमाणु क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। यूनिट मतलब एक साथ मिलकर वो काम करेगी। उसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन किसी को भी अलग कर दिया जाए तो वो कोई काम की नहीं है। मतलब यदि काम करने के लिए जिसका फंक्शन है वो सिर्फ मिलकर काम करेगा, क्या? परमाणु। इसे और अधिक भागों में तोड़ा तो जा सकता है ना, लेकिन यदि तोड़ेंगे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसे कहते हैं परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी क्या है? इकाई, ना तो सबसे छोटा कण है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा था, यहाँ तक क्लियर है? डाल्टन का मुख्य स्टेटमेंट यही था, क्या था? कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, इसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में इसको क्रॉस किया गया और बताया गया कि नहीं, परमाणु में छोटे छोटे कण होते हैं जिसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और सारे कण होते हैं, लेकिन मुख्य ये होते हैं, है ना। इसे अधिक भागों में तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन यदि तोड़ेंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए परमाणु क्या होती है? किसी पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो। जॉन डाल्टन के बाद एक व्यक्ति आए, थॉमसन, जे थॉमसन।
इनका मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं में, है ना, 10th क्लास में है और थोड़ा सा शायद 11th में उसका वो है, बस चर्चा की गई है। थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु में कुछ चीज़ होती है अंदर, है ना, और ऐसे ऋण आवेश उसके अंदर स्थित होते हैं, ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि तरबूज के बीज उसके अंदर फिक्स रहते हैं ना, तरबूज में, तरबूज मॉडल ऐसा पूछा जाता है, वाटरमेलन मॉडल किसका है, थॉमसन का। उन्होंने यही बोला कि जैसे तरबूज के बीज गड़े हुए होते हैं वैसे ही परमाणु में क्या गड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बाद में इनको भी क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया कि ऐसा नहीं है। मेन जो आपका मॉडल है वो किसका है, रदरफोर्ड का, बस इसको बना लेना। थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तरबूज की भांति, तरबूज के बीज की भांति उपस्थित होते हैं। लिख लो। बिटा दूँ, हो गया बॉयस। चलो, उस दिन जो हमने पढ़ा था, किसका मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड का, एक बार और देख लेते हैं। रदरफोर्ड, जब डाल्टन ने बताया कि परमाणु को और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, तो रदरफोर्ड को लगा नहीं, कुछ ना कुछ तो है, तो उन्होंने सोने का एक क्या लिया, सोने की एक पतली पन्नी ली। मतलब वो पन्नी क्या होगी, जो उसकी फॉइल होगी वो पन्नी पदार्थ होगी, है ना, सोने की पतली पन्नी या फॉइल ना। जो गोल्ड की फॉइल ली वो भी किसी ना किसकी बनी होगी, पदार्थ, और पदार्थ किससे बना होगा, परमाणु से, है ना। तो वही लिखा होता है कि इसने रदरफोर्ड ने तो सबसे पहले किसका यूज़ किया था, गोल्ड एटम। इन्होंने क्या किया, ये समझ लो ये गोल्ड का एटम है ना, और इन्होंने क्या किया, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नाभिक। लेकिन अभी रदरफोर्ड को नहीं पता, रदरफोर्ड को बस ये पता है कुछ तो है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है। वो क्या है पता करने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग को कहा गया रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाना, अल्फा मतलब होता है अल्फा किरणें होती हैं, है ना, नाम है ये। तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड की एक फॉइल ली और उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार की, है ना, यहाँ पे अल्फ़ा कणें डाली यहाँ पे, है ना। अब जब अल्फ़ा कणें डाली तो अल्फ़ा कणें होती हैं क्या, प्लस, माइनस नहीं होती। जो अल्फ़ा कण होते हैं वो प्लस आवेश को, इनमें प्लस चार्ज होता है, और हमको पता है कि प्लस के साथ यदि माइनस दोगे तो इनमें क्या होगा, आकर्षण, एक दूसरे को क्या करेंगी, खींचेंगी, और प्लस के साथ प्लस होगा तो क्या होगा, हाँ, दूर भागेंगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जब इस पे अल्फ़ा कणों की बौछार की तो इन्होंने क्या पाया कि बहुत सारे अल्फ़ा कण, जो 90% अल्फ़ा कण हैं वो कैसे निकल गए, वापस निकल गए बाहर, है ना। तो इन्होंने क्या बताया, अब जब बाहर निकल गए, कोई चीज़, जैसे आप जा रहे हो डोर से जा रहे हो, तो आप डोर से बाहर कब निकल जाओगे, जब वो खाली होगा, है ना, बंद नहीं होगा, खुला होगा, खुला रास्ता। तो पहला प्रयोग क्या किया इन्होंने, 3 स्टेटमेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन नहीं आया था रदरफोर्ड वाले दिन, हाँ, तो अच्छे पूछ लेना, है ना, यदि नहीं समझ में आता है तो। रदरफोर्ड ने कौन सी किरणों का प्रयोग किया, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कौन सी किरणों का प्रयोग किया, अल्फ़ा। रदरफोर्ड ने किस पदार्थ के परमाणु का उपयोग किया, सोने का या गोल्ड का, है ना। इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार की और पाया कि बहुत सारे अल्फ़ा कण क्या हो गए, बाहर क्रॉस हो गए, उस सोने की पतली पन्नी को पार करके कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। इसलिए इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला, खाली होता है, ब्लैंक होता है ना। पहला स्टेटमेंट इनका ये था। फिर और डाली किरणें, तो इन्होंने क्या किया, जब यहाँ से डाली
तो ये अल्फा कण यहाँ तक तो जा रहे थे और फिर कहाँ मुड़ जा रहे थे, है ना, यहाँ तक जा रहे थे और मुड़ जा रहे थे, फिर ऐसे ही जा रहे थे और वो सीधे ना जाके कहाँ जा रहे थे, ये मुड़ जा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया कि चूंकि अल्फा कण क्या होती हैं, धनावेशित होती हैं, है ना, और यदि यहाँ ऋण होता, मतलब अंदर कहीं यदि यहाँ माइनस होता तो ये अपनी ओर खींचती, फिर ये मुड़ती नहीं, है ना, लेकिन यदि दूर भाग रही हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ भी क्या है, प्लस है। तो दूसरा क्या स्टेटमेंट दिया कि परमाणु में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है या धनावेशित कण मौजूद होते हैं।